हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 88वां भाग। मुस्कान और पलक को लेकर अभिनव जी उसके कमरे की तरफ आए और उसका दरवाजा खोला। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सही करवा दिया है, पर तुम देख लो, जो चेंज करना होगा बता देना। पलक ने कुछ हैरत और कुछ खुशी से अपने कमरे की तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि वह छोड़कर गई थी। उसके कमरे में कोई चेंज नहीं हुआ था, हालांकि खिड़कियों के पर्दे वगैरह बदले गए थे, पर सब वही थे जो कि उसे पसंद थे। अब आओ मुस्कान, तुम्हें तुम्हारा डॉल हाउस दिखलाता हूँ। अभिनव जी मुस्कान को लेकर आगे बढ़ाने को हुए तो पलक ने पीछे से कहा, पापा समझ रहा हूँ तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। पहले फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, उसके बाद बात करता हूँ। आज मैंने इसीलिए छुट्टी ले रखी है, तब तक ये दोनों ऑफिस चले जाएंगे। हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अभिनव जी बोले। पलक ने हाँ में सर हिला दिया। मुस्कान घूम घूम कर अपने कमरे में अपने खिलौने अपना डॉल हाउस देख रही थी और आज वह बहुत खुश थी। खुशी इतनी थी कि उसके छोटे से शरीर के अंदर समा नहीं रही थी। जितना बड़ा उसका घर था, उतना बड़ा तो राजपूत हाउस में अभिनव जी ने उसके लिए कमरा तैयार करवाया था, जिसमें कि उसकी गुड़िया का घर भी था और एक से बढ़कर एक खिलौने। टेडी बेयर तो इतना बड़ा था कि जितनी बड़ी मुस्कान खुद नहीं थी, मोटर कार भी थी, जिस पर वह बैठकर खुद उसे चला सकती थी। हालांकि मुस्कान के पास पहले से एक छोटी सी साइकिल थी, लेकिन उसे साइकिल नहीं कार पसंद थी। एक बार उसने पलक से इस कार की डिमांड की थी तो पलक ने उसे बाद में लेने को कहा था, पर नानू पहले ही उसके लिए लेकर आ गए थे। वही मॉडल, वही कलर, मतलब कि वही गाड़ी थी। मुस्कान की छोटी छोटी आंखें इसको पहचान में धोखा नहीं खा रही थी। आपको कैसे पता कि मुझे यही कार पसंद थी? मुस्कान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए अभिनव जी से पूछा। मुझे हर वह चीज़ पता है जो कि मेरी मुस्कान को अच्छी लगती है। यहाँ पर हर वह चीज़ है जो कि मेरी मुस्कान को पसंद है। इसके अलावा जो चीज़ नहीं है उसके लिए हमारी मुस्कान ऑर्डर करें, मैं तुरंत मंगवा देता हूँ। ये देखो तुम्हारी गुड़िया, और ये तुम्हारा टेडी बेयर, और ये देखो तुम्हारा झूला। अभिनव जी ने उसके सामने उसके खिलौने करते हुए कहा। कमरे में एक छोटा सा फोल्डिंग झूला भी लगा हुआ था, जिस पर बैठकर मुस्कान आराम से अपना होमवर्क भी कर सकती थी, सो भी सकती थी। ये झूला तो मुस्कान को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। थैंक यू नानू। मुस्कान ने अपनी छोटी छोटी बाहें अभिनव जी के गले के आसपास लपेट दी। पलक जो कि मुस्कान को अब नहलाने के लिए लेने आई थी, इन सब चीज़ों को देखकर उसकी आंखें भर आई थी। दिल बेवजह सा भारी हो रहा था। अपनी बेटी को वह भी यह सारी खुशी देना चाहती थी, जो कि बचपन से ही उसे मिली थी, लेकिन जेब इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। आज जब अभिनव जी खुद ये सब चीज़ कर रहे थे तब भी कुछ भारी सा लग रहा था। जाने क्यों, शायद लड़कियों के दिमाग में यह बात पहले से ही बिठा दी गई रहती है कि शादी के बाद मायका अपना नहीं होता। ऐसे में पिता के घर के सारे सुख और साजो सामान, कीमती से कीमती पलंग, दिल को वह खुशी नहीं देती जो कि पति के घर के चारपाई देती है, या फिर मुस्कान को ये सब चीज़ अपने बलबूते पर नहीं दे सकी थी इस वजह से। पर अभी मुस्कान के चेहरे की मुस्कान को देखकर दिल में कुछ संतोष भी था। बड़ा ही गजब इस वक्त दिल का हाल हुआ था। लड़कियां खिलौना नहीं होती जनाब, पापा तो यूं ही प्यार से गुड़िया कहते हैं। इस खिलौने शब्द ने कुछ और याद दिला दिया था। एक टेंशन गई नहीं थी कि दूसरी टेंशन सर पर मौजूद हो गई थी। अब तो बस उस वक्त का इंतजार था जब उसे अभिनव जी से बात करने का अवसर मिलता। इधर पलक अपने परिवार में आकर खुश थी, पर मन में बहुत सारी उलझन चल रही थी कि आखिर ऐसे क्या बात हो गई है जो पापा कुछ उलझे लग रहे हैं और मुझे एक ही झटके में यहाँ लेकर आए हैं। तो उधर अपने ऑफिस में प्रणव अपनी उलझन समझ नहीं पा रहा था और इसी उलझन की ना समझी में उसके सारे काम उलझते जा रहे थे और वह बेवजह अपने एम्प्लॉइज पर चिल्ला रहा था। कोई मुझे बताया कि इस ऑफिस में क्या हो रहा है? मात्र 2 दिन बचे हैं और इवेंट में, और हमारी तैयारी नील बचे। सन्नाटा है।
अगर यही हाल रहा तो रिजल्ट भी नील बटे सन्नाटा ही आएगा। मुझे लगता है सर अब आपको मिस पलक की छुट्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। उनके न होने के कारण इवेंट में इतना सब कुछ संभल नहीं पाएगा। मिस्टर मलिक ने डरते हुए प्रणव से कहा। क्यों? मिस पलक जब ऑफिस में नहीं थी तो इस ऑफिस में कोई काम नहीं होता था क्या? प्रणव ने पूछा। मिस्टर मलिक कुछ नहीं बोल सके। पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस पलक के अलावा इस ऑफिस में कोई कुछ काम करता ही नहीं है। बिना उनको बुलाए हुए इस इवेंट की सफलता की गारंटी लेने वाला भी कोई नहीं है। मैसेज कर दीजिए मिस पलक को कि कल से आकर ज्वाइन कर ले। अब काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कल मुझे किसी भी हाल में मीटिंग से पहले मिस पलक ऑफिस में मौजूद मिलनी चाहिए। प्रणव ने कुछ गुस्से में मिस्टर मलिक को ऑर्डर किया। मिस्टर मलिक सर हिलाते वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रणव ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। तन्हा दिन, तन्हा रातें, अकेलेपन में भी याद आती हैं सिर्फ तेरी बातें। कोशिश कर लूं छुपाने की, पर बाहर आ ही जाती हैं जज्बातें। पलक, तुम मुझे पागल कर दोगी। इधर पलक अपने परिवार वालों से बीते दिनों के बारे में बात कर रही थी और अभिनव जी को कारण बता रहे थे जिसके कारण उन्होंने परीक्षित से पालक की शादी की। जिस वक्त मुस्कान का जन्म हुआ था उस वक्त मेरे साथ बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रही थी। रजत अंकल ने बहुत भरोसे के साथ परीक्षित के लिए मुझे तुम्हें मांगा था। तुम तो जानती हो कि वह तुम्हारी दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे। तुम्हारे दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। इसके पहले मेरी शादी की बात रजत अंकल की बेटी के साथ चल रही थी। तुम लोगों ने उसे नहीं देखा है और आज की डेट में वह जिंदा भी नहीं है। हमारा जमाना कुछ और था। उस समय शादी ब्याह के सारे फैसले परिवार के ही होते थे। पर इसी बीच उस लड़की ने लव मैरिज कर ली। गुस्से में रजत अंकल ने उसे घर से निकाल दिया। पर मुझे अच्छी तरह से याद है जब वह मेरे घर आए थे तो मेरे पापा के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। एक मजबूत मर्द को इस तरह से फूट फूट कर रोते हुए देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजीब अनुभव था। अभिनव जी कुछ रुक रुक कर बता रहे थे और पलक उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। हालांकि ऐसी कंडीशन में ये होता कि हम दोनों परिवार के रिश्ते खराब हो जाते, लेकिन पापाजी और रजत अंकल की दोस्ती में कोई भी बदलाव नहीं आया था। इसके बाद जब इन लोगों ने बचपन में ही तुम्हारे और परीक्षित के इस रिश्ते के बारे में मुझसे कहा तो मैं उस वक्त तो बच्चे छोटे हैं कहकर टालकर निकल रहा था तो पापा जी और अंकल जी ने मुझे यही समझाया था कि बीती बातों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है। एक गलत निर्णय के कारण हम अपनी जिंदगी के सारे निर्णय को गलत नहीं कह सकते या फिर एक गलत फैसले के कारण हम आगे फैसला लेना ही नहीं छोड़ सकते। मुझे उन लोगों की बात सही लगी थी। वैसे भी परीक्षित की मां की लव मैरिज का हश्र देखकर इस प्रेम विवाह से तो मेरा भरोसा ही उठ गया था। मैंने समय आने पर सही फैसला लेने की बात कहकर उस वक्त बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन जब परीक्षित अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आया तो रजत अंकल ने मुझे फिर से बात की। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ पता लगाया। लड़का सही सलामत अच्छा सुंदर सामने दिखाई पड़ रहा था तो घर परिवार और संपत्ति के बारे में मैं पहले से जानता था और तुम्हारी तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत था क्योंकि तुमने पहले ही अपने सारे फैसले के अधिकार मुझे दे दिए थे। कुल मिलजुल कर मुझे भी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ रही थी। पर आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। वह चाहती थी कि उनके जाने से पहले कोई तो उनके घर को संभालने वाला आ जाए, इसलिए मैंने जल्दी शादी करने के उनके फैसले पर सहमति दे दी। आज की डेट में मुझे लगता है कि मेरा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं और इसमें हम किसको गलत कह सकते हैं। बोलते हुए अभिनव जी ने पलक की तरफ देखा। पलक चुपचाप बैठी हुई उनकी बात सुन रही थी। दोनों इस वक्त लॉन में बैठे हुए थे और सामने मुस्कान अपनी नानी के साथ खेल रही थी। उसी वक्त मेड उन लोगों के सामने शाम का चाय और नाश्ता रख कर गई। अभिमान और अभिलाष को भी चाय के लिए बोल दो, यहीं आकर लेंगे। अभिनव जी ने मेड से कहा। मेड सर हिलती हुई वहां से चली गई।
मैं समझती हूँ पापा, माँ बाप अपने से अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चुनते हैं, पर किस्मत हर वक्त बेस्ट नहीं हो पाती। लेकिन पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन पलक बोलते बोलते रुक गई थी। शायद उसके पास शब्दों की कमी हो गई थी कि वो अभिनव जी से उसे रात की सच्चाई बता सके, जबकि अभिनव जी सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। पलक ने अपनी दोनों आंखें बंद करके हाथ को जोड़ लिया था और मन ही मन जैसे भगवान से आगे बोलने की हिम्मत देने प्रार्थना कर रही थी। अभिनव जी को हैरत हुई और साथ में हंसी भी आ गई थी। ऐसा पलक बचपन में उसे वक्त करती थी जब उसे अपने पापा से कोई बड़ी डिमांड करनी होती थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में सुप्रिया जी को पलक की तरफ देखने का इशारा किया, जिसको देखकर सुप्रिया जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कान को उसकी गाड़ी में बिठाया और खुद इन दोनों के पास आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से पलक के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? जबकि अभिनव जी यह समझ रहे थे कि पलक अब परीक्षित से तलाक की मांग करेगी, इसलिए ऐसा कर रही है, और अभिनव जी तो पलक की यह डिमांड उसके होठों से निकलने से पहले पूरी करने के लिए तैयार बैठे थे, इसलिए निश्चित थे। पर पलक की बात दूसरी थी। नहीं, वह कहते हुए पलक ने तेजी से आंखें खोल दी। तो फिर एक साथ ही अभिनव जी और सुप्रिया जी के मुंह से निकला, मुझे आपको कुछ बताना था। पलक ने अपनी भरी भरी आंखों से उन दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। अभिनव जी ने टेबल पर से उठाकर कॉफी का मग होठों से लगा लिया। आपको याद है, हम लोग शादी के बाद मसूरी गए थे। अब पलक पूरी तरह से सुप्रिया जी की तरफ मुड़ गई थी और उनसे बोल रही थी, जबकि अभिनव जी अपना मग अपने हाथों में लिए हुए उसकी तरफ देख रहे थे। सुप्रिया जी ने हाँ में सर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब लग नहीं रहा है। ये बिल्कुल कन्फर्म है कि वहाँ पर परीक्षित ने मेरे साथ धोखा किया था, हिम्मत करके पलक ने कह दिया। क्या? अभिनव जी और सुप्रिया जी बिल्कुल चौंक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी तरह से पलक की बात आगे सुनने का इंतजार करने लगे। क्या बताना चाह रही थी पलक? क्या आज वह सच कह देगी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।